हाँ जी भाई, अब आ रही है ठीक आवाज? हाँ, वॉइस 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 आ गई होगी। हाँ, अब ठीक आ रही होगी वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इशू था वो माइक में थोड़ा प्रॉब्लम थी, अब ठीक कर दिए हैं माइक, एकदम साउंड एकदम कोयल की जैसी आवाज। तो प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान जो अलग अलग चीजों पर अनुसंधान करते हैं, तो यहां थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है भाई। अनुसंधान संस्थान तो कुछ इंपोर्टेंट जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दवाइयों पर रिसर्च करता है, कहां है? ये सब लखनऊ के हैं प्यारे बच्चों। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां है? टॉक्सिकोलॉजी, लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान प्यारे बच्चों, ये भी कहां है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और पौधा संस्थान, तो भैया ये भी आपका औषधि वाला और पौधा वाला भी लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां है? लखनऊ में। तो ये रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा, तो याद रखिएगा। वंदना जी बिल्कुल स्वागत है, विद्यांशी मिश्रा हैं, रूपाली हैं, वर्षा हैं, रुचि गुप्ता जी हैं। तो बेटा सेंट्रल केंद्रीय औषधि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्यारे बच्चों आपका प्लांट वाला जो है औषधि एवं पौधा अनुसंधान संस्थान, और गन्ना ये लखनऊ में है। साथ के साथ प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी हॉर्टिकल्चर, तो जो बागवानी होते हैं ना फल सब्जी, इनके ऊपर रिसर्च के लिए लखनऊ के अंदर स्थित है। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान, ये भी लखनऊ में, तो ज्यादातर लखनऊ में ही है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों को बेशक आप हटा सकते हैं, ये काम के उतने नहीं है, जो शुरुआत वाले हैं वो ही ज्यादा हैं, तो इन्हें छोड़िएगा, इनसे प्रश्न भी नहीं आता है। तो गन्ना, औषधि, विश्व विज्ञान, उपोष्ण बागवानी, बीरबल साहनी, पुरातत्व यानी कि प्राचीन जो अवशेष मिलते हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है। हाँ नैना बिल्कुल, लाली, तो बातें समझ में आ रही हैं। तो ये वाला मामला आपका रहेगा बेटा। देखो वो लिखा हुआ है ना कानपुर, जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि चीनी अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में, गन्ना वाला लखनऊ में। तो चीनी के ऊपर रिसर्च करने के लिए तो गन्ना वाला लखनऊ में ही है, चीनी वाला पूछेगा तो कानपुर में है, वो अभी बताएंगे हम, ठीक है भाई। बिल्कुल यहां सेंटर आया है, ओहो कुलदीप जी, इधर देखो कानपुर के अंदर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो दो इंपोर्टेंट हैं कानपुर के अंदर, ये दोनों। तो देखो कानपुर के लोग दालचीनी ज्यादा खाते हैं, तो एक तो दलहन अनुसंधान संस्थान, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है दलहन वाला, और एक है राष्ट्रीय शर्करा, शर्करा का मतलब होता है शुगर, चीनी अनुसंधान संस्थान, तो गन्ना वाला लखनऊ में। यहां पर एक जेके कैंसर संस्थान भी है, वो कहां है? कानपुर में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चर्म मतलब होता है चमड़ा, उसकी रीजनल यूनिट है। कुंभ वाला क्वेश्चन आया था बेटा, आता है, सारी चीजें मिलेंगी आपको, दिक्कत नहीं लेनी है। सर जी ये जीके कभी खत्म नहीं होता बेटा, हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। सर कुलदीप नहीं, हम सुधा हैं। अरे एक तो पता नहीं चलता तुम गंगाधर के वेश में शक्तिमान हो। तो याद रखिएगा ये दोनों इंपोर्टेंट हैं प्यारे बच्चों। वाराणसी के अंदर सब्जियों पर रिसर्च करता है साक भाजी अनुसंधान संस्थान, और हथकरघा, हथकरघा का मतलब हैंडलूम, जो हाथ से चीजें बनाई जाती हैं, कपड़े लत्ते, उनके ऊपर रिसर्च करता है। यहां अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का कार्यालय स्थित है। तो इंपोर्टेंट तो यही है, हथकरघा और आपका साक भाजी, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इज्जतनगर बरेली के दोनों महत्वपूर्ण हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, दोनों इज्जतनगर। तो पशु पक्षी बेटा, रितिका पवार आप चाहो तो नोट्स बना सकते हैं साथ में, आप चाहो देखो मेरा
बात मुद्दा ये नहीं होता कि आप नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, याद हो रहा है तुम्हें नहीं हो रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो जरूर मैं कहूंगा आपसे कि आप जरूर देखें, अपनी मर्जी से आप जो चाहें आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पशु पक्षियों की इज्जत करनी चाहिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पशु पक्षी की क्या करनी चाहिए बेटा? इज्जत। तो इज्जत नगर बरेली, इज्जत करनी चाहिए, तो इज्जत नगर बरेली। प्यारे बच्चों, झांसी के अंदर, झांसी का मतलब झाड़ी, झाड़ी समझो आप। अब देखो चारा जो मिलता है वो झाड़ियों से मिलता है, चारा। और प्यारे बच्चों, खेती जो होती है वो भी झाड़ झुक्कड़ जंगल में ही होती है। तो एक तो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान एग्रो फॉरेस्ट्री और चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में। मथुरा के अंदर बेटा जो माउथ, मथुरा मतलब माउथ, मुंह। जैसे हमारी गुड़िया है खुशबू, नाम इसका खुशबू है, लेकिन माउथ बहुत चलाती है। ठीक है भाई, माउथ बहुत चलाती है मतलब मुंह बहुत चलाती है, तो इसका मतलब बकरी की तरह मुंह चलता है। तो बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी का भी मुंह ज्यादा चलता है, तो मथुरा में, मखदूम नामक स्थान पर, मथुरा में। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, ऐसे ही नोएडा के अंदर वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संगठन और राष्ट्रीय जैविक संस्थान, ये दो इंपोर्टेंट हैं नोएडा के अंदर। राष्ट्रीय जैविक संस्थान तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, बाकी राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। लघु व्यवसाय का मतलब जो छोटे उद्योग लगाते हैं उनके लिए रिसर्च करने का इंस्टीट्यूट। मैथ वाले सर बेटा, उनकी माताजी थोड़ी बीमार हैं तो वो घर गए थे और आज आ जाएंगे, तो कल से रेगुलर चलेगी आपकी। ठीक है भाई। अन्य जैसे प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है गणित और भौतिकी के लिए। सहारनपुर में पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में है। भदोई में कालीन अनुसंधान संस्थान है। महोबा पान के लिए जाना जाता है तो पान अनुसंधान संस्थान। गाजियाबाद में वस्त्र अनुसंधान संघ स्थित है। बस मामला खत्म। ठीक है भाई, मामला खत्म, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट का मामला खत्म। तो ये थोड़ा थोड़ा सा समझने की जरूरत इन्हें पड़ती है। अब देखो, हम थोड़ा सा बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य संस्थान। ठीक है भाई, जी सर। जैसे उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहा जाता है इसे। इसका उद्देश्य क्या है? वित्त निगम बना था 1954 में। इसका मुख्यालय है कानपुर के अंदर। ये जो छोटे उद्योग होते हैं उनको वित्त देता है, वित्तीय मदद, ऋण देता है। तो ये उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यूपीएफसी कब बना? 1954 में। एक है यूपीएसएसआईसी, उत्तर प्रदेश उद्योग निगम, लघु उद्योग निगम बोलते हैं इसे। ठीक है भाई, 1958 में बना। ये भी कानपुर के अंदर है। ये छोटे उद्योगों को विपणन में, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग में मदद करता है, उनकी मार्केटिंग और कच्चा माल उपलब्ध कराना उन्हें, रॉ मटेरियल उद्योग को। एक है यूपीसीडा, यह है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1961 में बना ये कहां पर है? ये कानपुर के अंदर है। ये भी प्यारे बच्चों, ये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनाना, जहां उद्योग लगने हैं वहां पर प्यारे बच्चों बाकी की चीजें करना, ये सभी चीजें। जी के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अय हाय हाय। ठीक है भाई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, घबराहट हो रही है। बेटा मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर को दिखाओ किसी अच्छे को। यार हद करते हो तुम, मतलब कैसे काम चल जाएगा बिना पढ़े? बताओ, अच्छे अध्यापक कब बनोगे तुम? अच्छे अध्यापक तब बनोगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे चीजों को। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू दीपक।
प्यारे बच्चों अब देखो संगीत वंगीत के लिए जैसे हिंदुस्तानी अकादमी 1927 में बनी, ये प्रयागराज में है। ये हिंदी और उर्दू को बढ़ावा देने वाला संगठन है, तो ये इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उर्दू भाषा के विकास के लिए 1972 में बनी, लखनऊ के अंदर है। ठीक है भाई, ये एक पुरस्कार देती है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी है। अभी और भी बचा है, फिर आगे भी बताएंगे, थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये 1976 में बनी, ये भी लखनऊ में है। इसका सर्वोच्च पुरस्कार है भारत भारती, 8 लाख रुपए मिलते हैं। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये भी 1976 में बनी, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना विकास के लिए। इसका सम्मान है विश्व भारती पुरस्कार देती है, 5,01,000 रुपए मिलते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये सभी भाषाओं को बढ़ावा देती है, ये 1994 में बनी। ये कहाँ है? लखनऊ के अंदर। तो सभी भाषाओं को बढ़ावा देना, उनका कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। राज्य ललित कला अकादमी, प्यारे बच्चों 1962 में बनी, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। ये विजुअल आर्ट, दृश्य कला को बढ़ावा देना। तो कला जानते हैं, नृत्य, ये सब जो होते हैं, ये सब कला है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, तो ये प्यारे बच्चों संगीत, नृत्य और लोक नृत्य को बढ़ावा देती है। ये 1963 में बनी। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। अब देखो, याद नहीं करोगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ नहीं आ रहा है बेटा, समझने में इसमें रट्टा मारू चीजें हैं ये तो। अब मैं पूछूं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में पता होना चाहिए। मैं पूछूं गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में आपको पता होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है? तुम बिल्कुल कतई टपके हुए व्यक्ति हो, क्या यार इंसान हो। सर के ऊपर से, अरे सर है ही ना तुम में तो निकलेगा ही। तुम एक बात बताओ, बुद्धि से बताओ ये चीज। मैंने पूछा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है, ये पूछेगा तो आपको बताना है लखनऊ में। अब इसमें मैं क्या कर दूं ऐसा? तुम्हारी जगह मैं थोड़ी याद कर लूंगा। याद करने की चीज तो तुम्हें ही करनी होगी। मुझे तो सब रटा पड़ा है, कैसे याद होगा? अरे वाह वाह, 5वीं के बालक हो तुम, 5वीं के। मैं तो इंपोर्टेंट बता रहा हूं, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी इस हिसाब से। तुम खुद से पूछा करो। अरे नहीं गुरुजी, मैं तो निमट गई। तो यार हद हो गई यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कह रहा हूं मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा, अब पढ़ाऊं भी ना। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में बनी, लखनऊ के अंदर है। ये रंगमंच और नाटक के लिए प्रशिक्षण देती है, जहां से कलाकार बन के निकलते हैं, हीरो निकलते हैं, वो यहीं सीख कर आते हैं। अब मैं यही तो बता सकता हूं, पेपर में यही आएगा, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई या ये कहां स्थित है, 2 ही बातें पूछेगा। अब अगर तुम्हारे चक्कर में तो मैं भूल जाऊंगा, सच्ची बताऊं तो। मैं जबकि बहुत लिमिटेड तुम्हें लेके चल रहा हूं कि जो मिनिमम से काम चल सके उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। कैसे बताऊं मेरी बहनों, जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। उत्तर प्रदेश में कथक को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कथक संस्थान है। यह 1988 में बना, लखनऊ में। कथक का संरक्षण करता है, कथक विलुप्त ना हो जाए। तुम्हें डांट खाने की आदत पड़ गई है। ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा सा आगे और चीजों को समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ जनजातियां रहती हैं, जनजातियों को आदिवासी भी बोलते हैं। बेसिकली इनके अपने अलग कल्चर होते हैं, इंसान ही होते हैं हमारे जैसे। तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, जनजाति जो है एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी आबादी 2011 में कितनी थी? लगभग 11,34,000 थी 2011 में।
जनजातियों के बीच लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात होता है 1000 मेल पर, मेल मतलब कितनी फीमेल है, महिलाएं, लिंगानुपात। तो 951 महिलाएं थी, मतलब 49 जनजाति के लोग रंडवे रहेंगे, ब्याह नहीं होगा उनका। सबसे ज्यादा जनजाति किस जिले में मिलती हैं? तो जवाब आएगा आपका इंपोर्टेंट, सोनभद्र जिला, जो कि मध्य प्रदेश से लगता है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं बहुत प्यार में हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, बिना पढ़े कोई जीके है याद नहीं बेटा, ये सीटेट वाले से अलग है, थोड़ी सी चीजें इसमें पढ़ना पड़ता है। यारे बच्चों, न्यूनतम जनजाति मिलती है बागपत में परसेंटेज के मामले में और संख्या में। किन जिलों में जनजाति है ही नहीं? अयोध्या में और जालौन जिले में जनजाति है ही नहीं, जनजाति विहीन है। पहले कितनी जनजाति थी? पहले केवल 2 जनजाति थी। जनजाति कौन सी होंगी? वो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं। 2003 में प्यारे बच्चों और जनजाति शामिल की गई 10, और अब हो गई हैं 12 जनजाति कुल। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनरावत। मीशा कह रही है आई हेट जीके। खैर, तुम्हारी बुद्धि का तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो और तुम कैसे आगे बच्चों को पढ़ाओगी कैसे, या पढ़ाओगे कैसे, लड़के भी शामिल है इसमें। एक बात बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचा पेपर कौन सा मानते हो? हमारे भारत का यूपीएससी का पेपर किस पे डिपेंड करता है? पूरा का पूरा जीके पर। लेकिन जब तुम्हें खुद अपने प्रदेश के बारे में पता नहीं है, तुम्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं है, कैसे टीचर? अब मैं हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे किसी विषय के बारे में कुछ बात पूछो और मैं जवाब ना दूं उसका, तो क्या ही मास्टर है यार, कैसे पढ़ के बन गया? तो एक चीज अपने लिए भी सोचो कि आपकी नॉलेज कितनी है। आपको 10वीं की चीजें पता नहीं है और अब भी सीखने को आप तैयार नहीं हो, तो कैसे आप ये मानते हो कि आप भविष्य में बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? ईमानदारी बनती है कुछ? तो भाई ये चीजें जो सिलेबस की हैं वो तो तुम्हें आनी ही चाहिए। चलो आगे अब। और ये तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, तुम्हें थोड़ी गहराई में बता दूं, तुम तो क्या क्या कर दो। देखो, 2-4 जनजातियों के बारे में जानना है। जैसे थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। ये तराई क्षेत्र में रहती है जो नेपाल की सीमा से लगता है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर। ये खुद को किरात वंश से बताती हैं, जो मंगोल प्रजाति के होते हैं। ये नाटे कद के होते हैं, पीले रंग की चमड़ी होती है। इनके यहां मम्मी की चलती है, मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं इनके। भोजन के रूप में चावल खाते हैं मुख्य रूप से। इनके यहां बदला विवाह चलता है। बदला विवाह मतलब बहनों का आदान प्रदान, यानी कि किसी की बहन ने किसी से, तो बदले में बहन इधर आ गई, इस तरीके से। विवाह जब पक्का होता है, पक्के पौने मतलब सगाई होने को पक्की पौड़ी कहते हैं ये। और जब ये विधवा, कोई विधवा हो जाए, उस समय जो विवाह होता है उसमें एक भोजन दिया जाता है, उसे लठ भरवा भोज कहते हैं विवाह के समय। तो विधवा विवाह में लठ भरवा भोज। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये दीपावली पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और ये होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, एक प्रकार का नृत्य है जिसे खिचड़ी नृत्य कहते हैं। और थारू जनजाति का त्योहार है बजहर, तो ये बजहर नामक फेस्टिवल मनाते हैं। तो इनमें दहेज नहीं चलता है, बदला विवाह चलता है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। 10 बार आ चुका होगा यह प्रश्न। खिचड़ी नृत्य है इनका। प्यारे बच्चों, इनकी शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है। ठीक है भाई, कि इनकी शिक्षा बेहतर हो सके, वे पिछड़े लोग हैं। थारू जनजाति के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में एक परियोजना, प्रोजेक्ट चला था, थारू विकास प्रोजेक्ट 1980 में। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, तो थारू जनजाति का मामला फिनिश हो जाता है। जंगल में रहते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि सभी जनजाति जंगल में ही रहें।
लेकिन हाँ, आदिवासी लोग ज्यादातर जंगल में रहते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में बहुत सारी जनजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई। बुक्सा या बोक्सा जनजाति ये बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा, ये पतवार राजपूत मानते हैं कि हम राजपूत हैं, पापा की चलती है इनके यहाँ, थारुओं में मम्मी की। इनके बिरादरी पंचायत चलती है। बिरादरी होती है ना पंचायत, जैसे कोई आपके मोहल्ले में कोई किसी लड़के ने किसी लड़की ने कोई उपद्रव वाला काम कर दिया तो उसे पंच बैठकर जो मतलब कोई निर्णय लेते हैं, तो इनकी पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया, उसे तख्त कहा जाता है। ये चामुंडा की पूजा करते हैं और ये शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। मतलब इसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये वाला खेल नहीं खेलते। ये कहते हैं जब तक तुझे ठीक लगता है साथ रहे, इसके बाद जब मन हो तो अपना ठीक है, तुम अलग हम अलग। हाँ जी, नट जो है बेटा वो भी एक ट्राइब्स में ही आते हैं। तो बुक्सा बिजनौर में रहती है। शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, अगले जन्म में भी तू ही चाहिए, मैं ही चाहिए, ऐसा नहीं मानते। ये कहते हैं जब तक ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है। फिर इनके अंदर अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम का मतलब देखो, एक जाति के अंदर भी, एक कास्ट के अंदर भी गोत्र वाइज ऊंचा नीचा होता है। जैसे बनिए होते हैं, बनिए, तो बनिए में अग्रवाल वग्रवाल जो होते हैं ना, थोड़ा अपर लेवल का माना जाता है। और इनमें जो प्यारे बच्चों आपके गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी को थोड़े हल्के लेवल का मान लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मुझे एक हमारे मित्र ने बताया। कहीं कोई हो आप में से गुप्ता जी, कहीं मेरे पे ही बरस पड़े हम कैसे कमजोर हो गए हैं, इस तरीके से। तो मतलब ऐसा होता है कि जो अपर लेवल का व्यक्ति है, पुरुष है, वो निचले लेवल की लड़की से शादी कर सकता है और निचला वाला ऊपर वाली से। इसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, लोअर कास्ट अपर कास्ट है, इस तरीके का प्रचलन है इनके यहां। फिर आती है खरवाड़ जनजाति। ये मिर्जापुर में निवास करती है। ठीक है भाई, मुख्य रूप से मिर्जापुर में। ये कत्थे का व्यापार करती है। ठीक है भाई। और ये एक डांस करती है, कर्मा डांस, बहुत इंपोर्टेंट, फसल कटाई पर किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति कर्मा नृत्य करती है? खरवाड़ जनजाति। ये मैं नृत्य पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था। एक जनजाति है जिसे बोलते हैं महीगीर जनजाति। महीगीर ये बिजनौर के अंदर ही पाई जाती है। तो बुक्सा और महीगीर। महीगीर के बारे में खास बात क्या है कि ये इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, इस्लाम को, मुस्लिम है ये। मछली पकड़ते हैं, मछुआरे हैं ये, और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है इस जनजाति का। सर जी जाटों में भी गोत्र होता है? होते ही होंगे भाई, नहीं तो मतलब हमारे भी जो कास्ट है उसमें भी गोत्र होते हैं। और फिर नहीं तो एक गोत्र के हो जाएंगे तो बहन भाई ना बन जाए, फिर ब्याह ना होता है। ऐसा होता होगा ना आपके यहां भी, लगभग सभी में ये होता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। पर बेटा आजकल तो सब चलता है? एक हमारा मित्र है, उसके बगल में ही मतलब पड़ोस के अगल बगल के दोनों ने शादी करके भग गए, तो वो भी एक शादी है, कैसे भी कर लो। प्रियंका कह रही है आपकी कास्ट क्या है? जाति ना पूछो साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमारी कास्ट नहीं पूछनी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कहाँ से हूँ सब चीज जान सकते हो, लेकिन जाति का भी आप मुझसे मत पूछिएगा। मैं भी आपसे नहीं पूछता हूँ ना। आप जो भी हैं ठीक है, मेरी जाति जो है वो ठीक है, लेकिन मैं एक अध्यापक हूँ, मेरी जाति ये है। आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किस जाति का हूँ मुझे खुद फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अनिल हमारा भैया वाराणसी से, बहुत बढ़िया। और एक टीचर होने के नाते अपने अंदर भी एक गुण विकसित कीजिएगा कि आप जाति की जो पैरामीटर है उसे हटा दें अपने जीवन से। अपने जीवन से ही नहीं, एक टीचर भी बने तो इक्वलिटी दें आप।
सभी को इक्वलिटी दें। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपके अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, धर्म जाति ये सब चीज छोड़नी पड़ेगी हमें। और जब हम शिक्षित वर्ग ही हमारा ये सारी चीजें ना छोड़ पाए तो फिर हमारा होना ना होना तो बेकार ही है। तो बाकी यही ज्यादा पूछी जाती है, बाकी ये कुछ और जनजाति हैं, जैसे एक चेरो जनजाति है, ये बनारस में रहती है मुख्य रूप से। सह नहीं पाते हो आप दुख दर्द, ललित बहुत दुखी हो जाता है, सह नहीं पाता, सहरिया ललितपुर में, परीक्षा में ज्यादा आता है, हमने लिखा है तो इंपोर्टेंट है। बाकी सब सोनभद्र के अंदर हैं, आप सोनभद्र मार दीजिएगा, दो को अलग याद रखिएगा कि ललित सह नहीं पाता है और चिड़चिटे लोग होते हैं बनारस के। चेरो मतलब चिड़चिटा, चिड़चट्टा। सर जी सब ऊपर से जा रहा है, बेटा देखो एक बात समझने की है। अब मैंने बताया थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, थारू जनजाति के लिए विद्यालय लखीमपुर में बना है, खरवाड़ जनजाति बिजनौर में रहती है या मिर्जापुर में रहती है, बताओ मिर्जापुर में, या बताएं कहां रहती है? तो खरवाड़ बताए थे मिर्जापुर में, जो कर्मा नृत्य करती है। बुक्सा बिजनौर में रहती है, विवाह को कॉन्ट्रैक्ट मानती है। महीगीर इस्लाम को मानते हैं। चार बातें बताई हैं सारी। सबसे ज्यादा जनजाति मिलती हैं सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में मिलती हैं। तो मैंने चार तो बात ही बताई है। अगर ये बात भी नहीं पता कर पा रहे हो कि दिवाली को शोक में थारू मनाती है, थारू बड़ी जनजाति है, तो भाई इससे कम क्या बताऊं मैं तुम्हें? ये कह दूं बस उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति रहती है, इससे तो काम नहीं चलेगा ना यार। तुम देखो एक चीज समझो, आप तुम्हारी समझ नहीं आ रहा तो तुम्हारी समझ भी तो हल्की है थोड़ी सी बात, ये भी तो बात मानो। मास्टर जी पे मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने में कमी नहीं हो सकती है, इतना मैं जानता हूं, लेकिन तुम समझने में भी तो कमी कर सकते हो थोड़ा सा, ये समझो आप। सर जी थारू जनजाति का प्रमुख कार्य, बेटा कार्य क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं, जड़ी बूटी चुगना, शिकार करना, छोटा मोटा ये सब काम होते हैं, बिजनेस। बाकी आजकल ऐसा नहीं है कि ट्राइबल लोग, एसटी के लिए अलग से वैकेंसी रिजर्व होती है, तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ये। ऐसा नहीं कि जनजाति का मतलब जिंगा लाला हुर हुर ही होगा जैसे मूवियों में देखते हो आप। तो अब सब चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, और नई चीजें पढ़ना, नई चीजें समझना थोड़ा ये जरूरी है हमारे लिए। तू नहीं तो तेरी याद सही यादों के सहारे जी लेंगे, हम दर्द यूपी जीके का पी लेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। अब थोड़ी सी बातें और बता देता हूं, थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के अंदर जनगणना करवा देते हैं तुम्हें। ठीक है भाई, अब मैं ज्यादा बताऊंगा तुम रोने लगोगे भाई। लिमिटेड ही बता दूं, उतने से ही काम चल जाए। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकिएगा। रोना पीटना मत शुरू किया करो, बस तुम रोना पीटना तुम्हारा जो वो दुख दर्द दे जाता है मुझे। चलो पहले थोड़ा सा वनों के बारे में जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के वन का मामला क्या है। वन, देखो वन को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो खुद से अपने आप पैदा हो जाएं बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के। मैंने पौधा नहीं लगाया है तो अपने आप पैदा हुआ है, तो वन। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों वन आवरण, फॉरेस्ट कवर, तो उत्तर प्रदेश में राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.24% वन आवरण था। तो नई वन रिपोर्ट है ना, वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़े बन रहे हैं, तो हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है। ये 2023 की वन रिपोर्ट है जो लेटेस्ट आई हुई है, इसके बाद नहीं आई है कोई। तो अगर मैं पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में 1% कितना रहा, तो 6.24%।
उत्तर प्रदेश के कुल एरिया का फॉरेस्ट रहे, वन रहे। ईवीएस कब इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट ही पढ़ रहे हो आप सब। उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण कितना रहा, तो 3.72%। वृक्ष जो हमने लगाए हैं, वृक्ष आवरण 3.72%। इतने एरिया में वन है। अब देखो इन्हें कोई गिनता नहीं है ऐसे, ये सैटेलाइट लगे हुए हैं, उनका सर्वे आता है, उपग्रह जो होते हैं, ड्रोन सर्वेलांस। उत्तर प्रदेश में वन प्लस वृक्ष प्रतिशत, इसे कहा जाता है कुल हरित आवरण। कुल हरित आवरण मतलब टोटल मिलाकर वन और वृक्ष कितने परसेंटेज हैं, तो 4 और 2 6 हो गया, 7 2 9 दशमलव 6 और 3 9। तो ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में वन और वृक्ष आवरण बन जाएगा। ये नहीं समझ आ रहा, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही। मैंने तो कोई फिजिक्स का फॉर्मूला भी नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ ये कही है कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में, अब देखो ये यूपी इतना बड़ा है, तो कितने वन हैं, कितने परसेंटेज। जैसे 100 नंबर का पेपर तो तुम कितने परसेंट नंबर लाए हो, ऐसे ही यूपी में कितने परसेंट वन हैं, ये बात कर रहे हैं पूरे एरिया में। तो 6.24% जो अपने आप के जंगल हैं, ये हमारे द्वारा लगाए गए हैं, इन्हें वृक्ष कहा जाता है। तुम्हारे दिमाग पे बेटा रेत लगाऊं मैं, पैना करूं इसे? याद करके पेपर मैं ही दे रहा हूं क्यों भाई, तुम तो बड़े फजीते वाला आदमी हो यार, कैसे काम करोगे ऐसे? तो अगर मैं बात करूं बेटा एरिया के मामले में और प्रतिशत में, एरिया और प्रतिशत में जो सर्वाधिक वन है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सोनभद्र जिले में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति भी सोनभद्र में है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी सोनभद्र में है। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं बेटा एरिया में न्यूनतम वन किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, एरिया में न्यूनतम वन वो पाए जाते हैं, ठीक है भाई, भदोई के अंदर। और परसेंटेज में, प्रतिशत में न्यूनतम वन यह अलग राज्य, अलग जिला है। तो प्रतिशत में न्यूनतम वन जो पाए जाते हैं संभल जिले में है। ठीक है भाई, बेटा वन में वृद्धि किसने की है? जैसे स्कोर में वृद्धि करते हो ना, ऐसे ही किसी राज्य ने वन ज्यादा लगाए होंगे, किसी जिले ने, तो वन में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? झांसी, जिसमें वन बढ़े हैं, घटे नहीं है। तो बस एक ही पॉइंट लिख लेना है। अब इससे भी कम में वन पूरे कर पाना मेरे बस का नहीं है। मैंने 4 पॉइंट तो सारे बताए तुम्हें।
सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला झांसी। बेटा नेहा राय लास्ट में एक बार बात कर लेना, अभी मैंने मैसेज नहीं देखा है आपका। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये कम से कम याद रखना है वनों के बारे में, थोड़ा रिपोर्ट की किस जिले में ज्यादा वन किस में कम वन, मिनिमम है बेटा। इसमें मैंने कोई E बराबर mc² फॉर्मूले का उपयोग नहीं किया है। ठीक है भाई, जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चे हैं मेरे, समझ जाते हैं बातों को, भावनाओं को। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है भाई, जनगणना मानते जनता की गणना। तो जनगणना 2011 में हुई थी लास्ट, उसके बाद में नहीं हो पाई, कोविड के बाद। गृह मंत्रालय कराता है जनगणना। कौन सा मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय। हमारे राज्य में कितने लोग हैं ये जनगणना होता है। ठीक है भाई। तो भैया जी अगर मैं बात करूं यहां उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी 2011 में, जनसंख्या, तो ये बेसिक मैं हालांकि बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी जरूरी बातें। तो 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, 19.98 करोड़, सबसे ज्यादा आबादी। तो मतलब उत्तर प्रदेश जो है ना, ये बताए थे शुरुआत में भी हम, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश की थी। अगर मैं पूछूं जनसंख्या में सर्वाधिक जो है वो कौन था, तो मैंने बताया ना देश की जनसंख्या का कितना, लगभग 16.51% यूपी में थी आबादी, जनसंख्या में पहले नंबर पे थे। सर्वाधिक जनसंख्या में बड़ा राज्य कौन, मतलब जिला कौन सा है यूपी का, तो बड़ा जो है वो मैंने बताया था प्रयागराज, सबसे ज्यादा आबादी वाला। छोटा कौन सा था, तो छोटा जो था वो बताएं कौन सा है, ललितपुर है, महोबा है, कौन सा है? तो जनसंख्या में महोबा सबसे छोटा था। महोबा मतलब महोबा की आबादी सबसे कम थी। तो न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, ये वाला जिले की बात कर रहे हैं बस। जनगणना में ड्यूटी लगी है, अरे लगनी चाहिए यार, जनगणना की ड्यूटी करो। ठीक है भाई। अब देखो कुछ बातें, जैसे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना रहा। जनसंख्या घनत्व का मतलब लोग कितने पास पास रहते हैं, कितने ज्यादा रहते हैं, तो उसे जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना था, इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में 829 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर के रूप में मानते हैं। और जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किसका था और न्यूनतम किसका था? ये जिले। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है, जिसमें मैं रहता हूं। और न्यूनतम वाला कौन सा है बेटा? तो न्यूनतम वाला ललितपुर है, क्योंकि पठारी इलाके में है तो कम लोग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो ललितपुर का जनसंख्या घनत्व तो कम था,
यहां लोग दूर दूर रहते थे और यहां तो एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, ज्यादा था। बेसिक बात है। हाँ, 5 मिनट लास्ट में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने दुख बताऊंगा, तुम अपने दुख बताना, आपस में दुख दुख शेयर करेंगे। ठीक है भाई। अब बात करेंगे थोड़ा सा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। महिलाओं, पुरुषों पर कितनी महिलाएं, इससे पता चलता है कितने लोग रंडवा रहने वाले हैं, शादी नहीं होगी। लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। तो 1000 पुरुषों पर 1000 मेल पर रेशियो देखा जाता है फीमेल का। हाउ मेनी फीमेल? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना रहा था? 912। मतलब 1000 लड़कों पर 912 लड़कियां, मतलब बाकी के जो आपके 88 लड़के होंगे, 88, वो रंडवे रहने हैं, यहां नहीं हो गए। कहां से आएंगी लड़कियां? क्योंकि सब लड़का चाहिए। ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो था वो जौनपुर जिले का था, सर्वाधिक। सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? जौनपुर का, 1024। मतलब 24 लड़की ज्यादा हैं जौनपुर में लड़कों के कंपैरिजन में। और ये अच्छी चीज है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं बेटा, न्यूनतम किसका था? न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर का। अब रोने मत लग जाना, कैसे याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है, मैं मिनिमम बता रहा हूं। ये 851। तो इधर के कितने? यानी कि 149 लड़के रंडवे रहेंगे। हाँ जी, आपका भी रिप्लाई करते हैं प्रतिभा जी, बिल्कुल करते हैं मेरी देवी गुड़िया। गुस्सा मत हुआ करो तुम मुझसे, अच्छा नहीं लगता। साक्षरता, लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग, तो साक्षरता जो मापते हैं ना, वो ऐसे मापते हैं 7 वर्ष या इससे अधिक का कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हो तो उसे साक्षर माना जाएगा। ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता रही वो कितनी रही बताएं? 67.68। भारत की तो ओवरऑल 74% थी। 67.68% उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी पाई गई। तो यहां पढ़े लिखे से मतलब डिग्री होल्डर नहीं, नाम वाम लिखना जानता है उसे भी साक्षर मान लेते हैं। जिसमें अगर मेल और फीमेल देखा जाए, मेल मतलब पुरुष होते हैं, M4 समझ जाना, अब इतना भी सीधे मत बनो। तो मेल की साक्षरता लगभग 77% थी और फीमेल महिलाओं की साक्षरता जो थी वो 57%, यानी कि सीधा सीधा 20% कम। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा साक्षरता कहां थी, जहां पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा हैं वहीं लिंगानुपात कम है, तो सर्वाधिक साक्षरता जो रही वो किस जिले की रही? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की। और बेटा न्यूनतम साक्षरता किसकी रही? श्रावस्ती की। जहां भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए वहीं के लोग कम पढ़े। ठीक है भाई। दीक्षा आप एक बार बात कर लेना, अगर आपने अभी लिया है तो कर देंगे, लेकिन अगर ज्यादा समय हुआ है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगा, आप बोल देना एक बार। ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक तो नहीं है?
अब इतना तो कम से कम बताया है मैंने कि इससे कम से तो काम नहीं चलने का, ये बेसिक है। जनसंख्या, लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज की, सबसे कम महोबा की, आकार में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में भी बताए थे ना, भूल गए हो कभी आप? एरिया के मामले में बड़ा जिला कौन सा है यूपी का? बड़ा एरिया में बड़ा है लखीमपुर। और एरिया के मामले में छोटा जिला कौन सा है यूपी का? हापुड़। मेरी बहनों, मेरी गुड़ियाओं, कुछ चीजें जीवन में याद ही करनी होती हैं, फैक्चुअल होती हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और जीवन में ट्रिक नहीं बनती हर चीज की कि ट्रिक बना दो, बेसिक चीजें पता करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, क्या कहती है कंपनी? चलो एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता हूं। विश्वविद्यालय, देखो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, लेकिन 6 महत्वपूर्ण हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो केंद्र सरकार के हैं, जैसे एक है आपका पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में विलियम म्योर द्वारा। विलियम म्योर। देखो एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग काम करने लगता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी इसी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा सा सोचोगे, करोगे, थोड़ा थोड़ा होने लगेगा। तो ये कहां है? इलाहाबाद के अंदर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। विलियम म्योर द्वारा स्थापना हुई। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। ठीक है भाई, क्लियर? दूसरा आता है उत्तर प्रदेश का BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो कहां है? बनारस के अंदर। स्थापना हुई 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। फिर तीसरा आता है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कब बना? तो ये 1875 में बना था। वैसे तो सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। फिर बाद में इसका नाम जो AMU रखा गया वो 1975 में। नाम AMU जो पड़ा वो 1920 में, 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पहले से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था। ठीक है भाई, तो बातें समझ आ रही हैं?
अरे देवी बता तो दी, मैथ की क्लास, मैथ वाले सर की, माता जी की हेल्थ ठीक नहीं थी, घर गए थे, कल से होगी। चौथा, बाबा साहेब BR अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये है लखनऊ में, 1996 में बना, लखनऊ के अंदर। फिर आता है पांचवा, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, यहां जहाज उड़ाने सिखाए जाते हैं। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई। यह फुर्सतगंज अमेठी के अंदर है। अभी रुक जाओ तुमसे, एक रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, और ये कृषि से संबंधित है, तो ये कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर। ये 2014 में बना, ये झांसी के अंदर है। ठीक है भाई, अब यूपी जीके वाला पोर्शन इतना ही पढ़ना है हमें। और एक चीज यहां ध्यान से समझनी है कि याद करने की चीज याद ही की जाती है। तुम ग्रेजुएशन करके 12th करके यहां तक पहुंचे हो, तो या तो तुम टीप टाप कर पहुंचे हो, तुम्हारी समझ में इतनी बात नहीं आ रही, या फिर तुम्हारा अभी ये ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। और खाली माला ना आज किसी काम का है ना कल किसी काम का। तो सभी बहन भाई जो भी इतनी भी बात समझने में असक्षम है, तो थोड़ा सा आप जो है मतलब इन चीजों को समझें कि हमें समझकर ही काम करना पड़ेगा। सिलेबस बेटा कम से कम मान के चलो आप, मई पूरा चला जाएगा, मई के बाद जून, 15 जून के आसपास तक होगा। श्याम कह रहे हैं लखनऊ नहीं सर, आगरा। बेटा आगरा वाला वो डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो अलग है, 1927 में बनी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अलग है। याद नहीं हो रहा है तो करो ना याद। फिर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा है, तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारी 30-30, 25-25 साल उम्र हो रही है, ये याद नहीं हो रहा है। मैंने बताया यूपी में सबसे बड़ा जिला जो जनसंख्या के मामले में प्रयागराज है। क्यों याद नहीं हो रहा है भाई? इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगा दिया मैंने? बेटा 2019 नहीं है, 14 है, 2014 है। ठीक है, तो इन चीजों को बंद कर दो जो चीज करते हो। ठीक है, अब इसमें हैं कहां चीजें? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक बार खुद से रिवाइज करोगे, एक बार मेरे साथ पढ़ोगे, एक बार प्रश्न करवाऊंगा, तभी तो याद होगा। चलो बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। आगे हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।